हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी में जो है निर्देशन और परामर्श यानी गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। और आज चैप्टर नंबर होगा ये 28। 32 चैप्टर में आज हम 28वां चैप्टर करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर समझ में आए हुए होंगे। बहुत जल्दी इसके ऑब्जेक्टिव्स भी मैं लेके आ रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स करीब करीब इस पूरे बुक से करीब 300 के आसपास ऑब्जेक्टिव्स लेके आएंगे। तो आइए और शुरू करते हैं कि निर्देशन होता क्या है, आखिर गाइडेंस होता क्या है। चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर ऐसे नॉर्मली हम निर्देशन के बारे में कहें तो निर्देशन का मतलब होना चाहिए किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, सलाह देना। निर्देशन का मतलब यही होता है। और कई बार अमल करवाना भी होता है। तो जो निर्देशन होता है ये सलाह देके और छोड़ दिया जाता है, इसके पीछे पीछे घूमा नहीं जाता है। फिर आएगा काउंसलिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि काउंसलिंग में जो है वो स्थिति ये होती है कि जब तक काम पूरा ना हो, समायोजन जो है वो पूरा तरीके से कंप्लीट ना हो, तब तक काउंसलिंग का जो है कार्य वो पूरा नहीं हो पाता, इसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। तो आइए और शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए कि आखिर जो निर्देशन यानी जो गाइडेंस है इसका अर्थ क्या होता है। तो जीवन जो है समस्याओं की एक लंबी श्रृंखला है, रियलिटी। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्याओं की भट्ठी में जो है इंसान सदा जलता रहता है। यह एक कठोर सत्य है कि इंसान समस्याओं के जो है मजबूत पंजों से निकल नहीं सकता। अतः वह जीवन में जो है जीवन को सुखद बिताना चाहता है तो उसे समस्याओं के बीच में ही कोई मार्ग निकालना पड़ेगा। जो व्यक्ति कांटों से होकर गुजरने की कला जानता है वह समस्याओं के साथ समझौता कर अपने आप को अभियोजित और समायोजित कर लेता है और जीने की राह जो है वो निकाल लेता है। यानी यूं तो कई सारे शायरी हैं, कहे गए हैं कि कांटों पे जो है चलने का हुनर भी जानते हैं। तो ऐसे ही बात कही नहीं गई है, कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़े लोगों ने जो है सोच कर निकाला होगा और कहा होगा इस बात को कि कांटों पे चलने का हुनर भी जानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीच का जो रास्ता है या दो धारी तलवार पे चलना, ऐसे ही कई सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाती है। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जो है एक सलाहकार या काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जो अपनी जो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं, योग्यताओं और साधनों तथा बाह्य जो है परिस्थितियों के बीच समझौता कर अभियोजन स्थापित करने में मार्गदर्शन कर सके। मार्गदर्शन की इसी क्रिया को जो है निर्देशन कहा जाता है। यहाँ उल्लेख कर देना जो है आवश्यक है कि समायोजन या फिर जो है अभियोजन समस्या का समाधान दो तरह से होता है। कभी तो व्यक्ति बाह्य परिस्थिति में परिमार्जन लाकर यानी जो है एडजस्टमेंट लाकर, परिमार्जन का मतलब थोड़ा आगे चल के देख लेंगे। परिमार्जन पीछे हम पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में उतना अभी याद नहीं आ रहा है इसका। परिमार्जन आई थिंक परिमार्जन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ और होता है, आगे मिलेगा। परिमार्जन लाकर और उसमें जो है मॉडिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा, हाँ मॉडिफाई करना मतलब परिमार्जन। तो परिमार्जन लाकर या फिर मॉडिफाई करके और उससे अपने अनुकूल बना लेता है। और कभी कभी अपने परिमार्जन जो है वो कभी कभी निर्देशन व्यक्ति को जो है अपने गुण और अवगुणों को समझने और उसके अनुसार जो है समायोजन स्थापित करने में मदद करता है। तो अगर इसका परिभाषा दिया जाए तो हम कह सकते हैं आसानी से कि निर्देशन जो है वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं और साधनों के साथ साथ अपनी दुर्बलताओं को समझने और उसके अनुसार जो है अपने भावी जीवन को सार्थक बनाने और समाज में जो है समायोजित होने का में सहायता करती है।
इसके जो है कुछ बातें इससे उभर कर आती है इन परिभाषाओं से, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ देगा ये निर्देशन का अर्थ क्या है, और 4-5 पॉइंट दे देगा, फिर वहाँ से चूज करना है ABCD सही है या फिर ABCD सही है या फिर AB सही है, ऐसे ही करके क्वेश्चन आता है। पहला नंबर है निर्देशन एक सहायक प्रक्रिया है। दूसरा नंबर है कि इस प्रक्रिया से जो है व्यक्ति को अपने गुणों और गुणों को समझने में सहायता मिलती है। तीसरा नंबर है कि निर्देशन से व्यक्ति को न केवल गुणों और गुणों को समझने में सहायता मिलती है, बल्कि उसके अनुसार जो है भावी जीवन को बनाने में मदद मिलती है। चौथा नंबर है निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति को जो है समाज में अभियोजित होने में मदद पहुंचाती है। समाज में अभियोजित होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने समाज के लिए कल्याणकारी प्रमाणित हो। निर्देशन के प्रकार क्या क्या हैं, आइए और उसको हम देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जो व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। स्मरण रखना चाहिए कि निर्देशक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि उससे अपनी समस्याओं को समझने तथा समाधान करने में जो है मात्र सहायता करता है। वह ऐसे वातावरण उत्पन्न करता है कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं और उपलब्ध जो है साधनों और बाह्य परिस्थिति में जो है कठिनाइयों एवं जो है सुविधाओं के बीच जो है एकरूपता कायम करके और अभियोजित होने में समर्थ हो पाता है। दूसरा नंबर है व्यावसायिक निर्देशन, यानी व्यावसायिक वोकेशनल गाइडेंस। व्यवसाय के क्षेत्र में जब निर्देशन का उपयोग किया जाता है तो इसे व्यवहारिक निर्देशन कहते हैं। और यह एक वास्तविकता है कि न तो हम हर काम के लिए जो है हर कार्य के लिए हर व्यक्ति योग्य नहीं होता। तो आई कैन डू एनीथिंग बट आई कैन नॉट डू एवरीथिंग। अ मैन कैन डू एनीथिंग बट कैन नॉट डू एवरीथिंग। शायद आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ जाओ तो बेहतरीन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ना, वो कोई भी काम तो कर सकता है लेकिन हर काम नहीं कर सकता। रियलिटी किसी भी एक काम में वो एक्सपर्ट बन सकता है, 2-3 कामों में एक्सपर्ट बन सकता है, 3-4-5 कामों में, पर सारे कामों में एक्सपर्ट बन जाए संभव नहीं है। व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, और इसी तरह हर काम के लिए जो है विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता जो है विभिन्न मात्रा में होती है। अतः जो है कार्य संतुष्टि के लिए उचित व्यक्ति के लिए जो है उचित कार्य आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो है निर्देशन का उपयोग जो है व्यवसाय क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उचित व्यवसाय के चयन तथा प्रगति के जो है गुणों तथा व्यवसायिक सुविधा को उपलब्ध कराने में सहायता करती है। तीसरा है शैक्षिक निर्देशन, जिसको एजुकेशनल गाइडेंस बोलते हैं। शिक्षा के संबंध में जो है शिक्षार्थियों को जो निर्देशन दिया जाता है उसे शिक्षा निर्देशन कहते हैं। बुद्धि, अभिरुचि, रुझान और स्वभाव की दृष्टि से सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और इसी तरह जो है विभिन्न शैक्षणिक शिक्षणों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, योग्यता, रुचि आदि की आवश्यकता होती है। अतः कई तरह के जो है किसी विषय का जो है शिक्षण तभी सफल या प्रभावशील होता है जब वह बालक की योग्यता, आवश्यकता, रुचि जो है आदि के अनुकूल हो। शैक्षिक निर्देशन के बारे में परिभाषा दी जाती है और कहा जाता है कि शैक्षिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को अपनी मानसिक शक्तियों को समझने तथा विशिष्ट मेधा एवं प्रवृत्तियों का जो है अन्वेषण करने तथा और उसके अनुसार जो है शिक्षा संबंधी चुनाव करने तथा उसके साथ अनुकूल करने में सहायता करती है। इस परिभाषा जो है कुछ बातें जो है या फिर कुछ इसके महत्वपूर्ण जो है यूँ कहें पॉइंट्स जो है उभर कर सामने आता है, जिसमें पहला नंबर है कि शैक्षिक निर्देशन जो है शिक्षा संबंधी सहायता है। दूसरा नंबर है निर्देशन शिक्षा को जो है विभिन्न मानसिक स्थितियों को समझने में सहायता करता है। तीसरा नंबर है निर्देशन विद्यार्थी को अपने विभिन्न मेधा तथा रुझानों का जो है अन्वेषण करने में सहायक होता है। चौथा नंबर है निर्देशन विद्यार्थी को अपनी पहचान, मानसिक शक्ति, विशिष्ट असाधारण गुण, आवश्यकता तथा अभिरुचि के अनुकूल शैक्षिक विषय को चुनने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे ही पांचवा नंबर है निर्देशन वह प्रक्रिया है, निर्देशन की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शिक्षार्थी अपने जो है शैक्षिक चुनाव के साथ अनुकूल करने और समाज के लिए जो है उपयोगी प्रमाणित न हो जाए। इसके बाद है शिक्षा निर्देशन के उद्देश्य क्या है, आइए और इसको हम देख लेते हैं कि आखिर शिक्षा निर्देशन यानी जो है
एजुकेशनल जो गाइडेंस है इसका उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स में इसको जानेंगे। पहला नंबर है निर्देश में कि शिक्षार्थी को जो है अपनी संभाव्यताओं को जो है समझने में सहायता करता है, यानी उसकी जो है योग्यता को, आवश्यकता को, प्रवृत्तियों को यथार्थ रूप से समझने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा नंबर है संभाव्यताओं को जो है स्वीकार करने और सराहने में शिक्षार्थी की सहायता करता है, यानी स्वीकार करो भाई कि तुम कर सकते हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो, रियलिटी है। और उसकी आवश्यकताएं, प्रवृत्ति को जो है वो स्वीकार कर देता है। इस योग्य बनाना जो है वो उसका काम होता है कि इस योग्य बना लिया जाए कि व्यक्ति खुद से ही समझ जाए चीज़ों को। तीसरा नंबर है संभाव्यताओं के जो है पूर्ण विकास हेतु आत्मनिर्देशन निर्देशित प्रयास करने में जो है शिक्षार्थी की मदद करना। द हेल्प ऑफ पीपल इन मेकिंग सेल्फ डायरेक्टेड एफर्ट्स फॉर द फुल ग्रोथ ऑफ हिज पर्सनालिटीज पोटेंशियलिटीज, यानी व्यक्ति को जो है इस योग्य बनाने में सहायता करता है कि वो अपने लिए जो है आत्मनिर्देशित होने का प्रयास करे, सेल्फ डायरेक्टेड होने का प्रयास करे, सेल्फ गाइडेड होने का प्रयास करे। चौथा नंबर है उपलब्ध साधनों की जो है लेखा करने में शिक्षार्थी की मदद करना, यानी शैक्षिक सफलता जो है विद्यार्थी की योग्यता, आवश्यकता और प्रवृत्ति के साथ साथ जो है बाह्य परिस्थितियों पर भी बहुत हद तक आधारित है। तो इसलिए जो है वो शिक्षार्थी की मदद करता है उपलब्ध साधनों का लेखा करने में। इसके बाद है पांचवा नंबर शैक्षिक चुनाव में सहायता करना। शिक्षा निर्देश के जिन उद्देश्यों का जो है पहले हम वर्णन किए गए हैं, रियलिटी अभी तुरंत किए हैं, उसका अभिप्राय मात्र इतना है कि शिक्षार्थी अपनी योग्यता तथा जो है उपलब्ध साधनों के अनुकूल पाठ्यक्रम को चुनकर और उसके साथ जो है अभियोजित हो सके। छठा नंबर है व्यावसायिक चुनाव में सहायता करना। सातवां नंबर है व्यक्तिगत कल्याण में सहायता करना, भाई वो खुद को कैसे बेहतर कर सके। नहीं तो कई सारे लोग तो बेहतर बन ही नहीं पाते, रियलिटी है। और करीब करीब 70 से 80% भारत में जो है पढ़ने वाले बच्चे, खास करके जो 10th तक ही पढ़ पाते हैं, उनमें 70 से 80% बच्चे एक लेबर कैटेगरी तक ही जो है वो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। इसके बाद है आठवां नंबर सामाजिक कल्याण में सहायता करना। भैया ये समाज के कल्याण के लिए भी सहायता ये करता है। नौवां नंबर है जीवन तथा समायोजन के जो है पूर्ण उत्तरदायित्व का जो है पालन करने में सहायता करना। तो ये पालन करने में सहायता करता है पूर्ण दायित्व को। इसके बाद जो है शिक्षा के उत्तरदायित्व को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर है अपनी मानसिक शक्ति को समझना और उसके जो है पूर्ण विकास के लिए अनुकूल जो है परिस्थिति का निर्माण के लिए जो है प्रयत्नशील रहना। दूसरा नंबर है नागरिक कर्तव्यों का पालन। तीसरा है नैतिक कर्तव्यों को समझना और निभाना। चौथा नंबर है आर्थिक सुरक्षा हेतु अपनी स्थिति को जो है सुधारना और राष्ट्रीय स्थिति प्रगति में जो है सहायक होना। इसके बाद विद्यालय में जो है निर्देशन सेवा अथवा जो है शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता। तो पहला है वैदिक विनता में वृद्धि। आधुनिक समय में जो है व्यक्तिक भिन्नताओं में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है, रियलिटी है। और इसी भिन्नता के कारण जो है उनकी योग्यता, आवश्यकता और शैक्षिक मनोवृत्ति आदि में जो है व्यक्तिक भिन्नता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए आज की शिक्षा में जो है निर्देशन की जो है आवश्यकता, यानी गाइडेंस की जो आवश्यकता ये थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन। आज पहले था तो पहले बस ज्ञान दिया जाता था, लेकिन आज सर्वांगीण विकास है। अगर विद्यार्थी जो है पूरा तरह से विकसित नहीं हो पाता है तो उसके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है आज के समय में, रियलिटी है। तो ये जो है उसके विभिन्न पहलुओं का जो है समुचित रूप से विकास हो सके, इसलिए ये ज़रूरत है। उसके बाद तीसरा नंबर है व्यावसायिक पर पाठ्यक्रम में वृद्धि। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वृद्धि होने का रीज़न भी है कि लोगों को जो है आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि लोग जो हैं केवल गवर्नमेंट जॉब वगैरह के पीछे ना भागें। अगर आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो और भी बेहतर है। इसके बाद चौथा नंबर है लोकतंत्रात्मक जो है दृष्टिकोण का प्रभाव। भारतवर्ष जैसे लोकतांत्रिक के देश में जो है
व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है लोकतंत्रात्मक होना तो स्वाभाविक है, या ये होगा ही होगा। तो इस प्रकार जो है अभिभावक और शिक्षक और अधिकारी जो हैं ये शिक्षार्थियों को अपने विचारों के साथ अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद है व्यवसाय भिन्नता में वृद्धि। व्यवसाय भिन्नता में वृद्धि होती है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसीलिए तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। छठा नंबर है जीवन यंत्रीकरण का प्रभाव, यानी मैकेनिज्म का जो है प्रभाव, यानी आजकल फैक्ट्रीज वगैरह के चलते जो हैं, या फिर ऐसे कहें कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो जब से औद्योगिकरण हुआ है तब से तो थोड़ा ज़्यादा लोगों के जीवन में जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है। तो फिर यहाँ से निर्देशन की ज़रूरत पड़ जाती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। और बेकारी का भी प्रभाव पड़ता है भैया, सीधी सी बात है कि पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब अगर ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा, तो वहाँ से भी प्रभाव पड़ जाता है। इसके बाद है निर्देशन में जो है शिक्षक और सलाहकार की भूमिका क्या होती है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर, शिक्षक जो है शिक्षार्थियों की अपनी योग्यताओं और दुर्बलताओं को जो है समझने में सहायता करता है। इससे जो है उनके शैक्षिक निर्देशन में काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है फायदा होता है। दूसरा नंबर है शिक्षार्थियों के शैक्षिक निर्देशन में को जो है सफल बनाने के लिए व्यक्ति जो है आधार सामग्री को इकट्ठा करना आवश्यक होता है, और इस कठिन कार्य को जो है शिक्षक ही संपन्न करता है। इस संदर्भ में जो है वो शिक्षक कुछ कार्यों को पूरा करता है, और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है शिक्षक के संबंध में जो है शिक्षक सामान्य आधार सामग्री को इकट्ठा करता है, और शिक्षार्थी के जो है रहने का स्थान, उसके माता पिता, उसके व्यवसाय और पारिवारिक स्थिति आदि से का संबंध जो है ये शिक्षक के द्वारा ही प्राप्त होती है, क्योंकि शिक्षक पूछते हैं। दूसरा नंबर है कि शिक्षक ही विद्यार्थियों की सामाजिक अवस्था संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करता है। तीसरा नंबर है कि शिक्षार्थी के जो है मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का जो है जानकारी ये भी शिक्षक को ही होता है। इसके बाद विद्यालय में नामांकन कर लेने के पश्चात जो है बालकों को पाठ्यक्रम में चुनने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और इस कठिन समय में जो है शिक्षक उसका साथ देता है। विद्यालय छोड़ने के बाद जो है पाँचवा नंबर है विद्यालय छोड़ने के बाद व्यवसाय के चुनाव में जो है शिक्षक बालकों की सहायता करता है। उसके बाद छठा नंबर है व्यावसायिक निर्देशन की सफलता के लिए आवश्यक है कि बालकों को जो है विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं का ज्ञान हो। इसके बाद निर्देशन के जो है परीक्षण और प्रविधियाँ क्या हैं, टेस्ट और टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला है मापन विधि। मापन विधियों के द्वारा जो है कुछ विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। सबसे तो पहला आ जाता है हमारा विधि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, और विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों द्वारा बालक की जो है बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जाता है। इससे शिक्षक यह समझ पाता है कि अमुक शिक्षार्थी जो है किस सीमा तक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में समर्थ जो है वो होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं 6 क्लास में था तो मेरे एक सर थे, तो 6 क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, और हम 7th क्लास में जाने वाले थे। तो वहाँ पे चूँकि मेरा जो है किसी दूसरे स्कूल से उस स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं नए विद्यार्थी के तौर पे ही वहाँ पे गया हुआ था, और आई थिंक पहला या फिर दूसरा दिन मेरा था, दूसरा या तीसरा दिन, और शायद इंग्लिश दिए थे सर सुनाने के लिए। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं फटाफट जवाब दिया। तो आई थिंक कि हमारे क्लास में उस समय 58 लड़के थे, 60 लड़कों के आसपास थे। तो तेज तरार लड़कों में एक मेरा भी नाम रहा, जो 6-7 सर ने गिनवाए थे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो अगली कक्षा में अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हैं। और हुआ भी ऐसा कि जब नाम लिखवाया तो उस समय 68 पे था, और उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दिया तो क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद भी आई थिंक मुझे जनरल नंबर ही मिला होगा, अगर मिला भी होगा तो 6 पे आया था रोल नंबर। तो ये भी रियलिटी हो जाता है कि 58 पर से 6 पे आना तो मैटर करता है। और ऐसा नहीं है केवल बुद्धि परीक्षण है, मेरा एक दोस्त भी था उस समय, एक अरविंद नाम का लड़का,
जो कि 6 क्लास में टॉपर बनने के बाद वो उसके साथ साथ उसने 7th क्लास भी देखा था, और मैथ वगैरह वो कब तैयारी किया था। इसके अलावा साइंस तैयारी किया था, और तुरंत उसके 6 के बाद वो 8 में चला गया। तो बुद्धि बुद्धि पे निर्भर करता है, हालांकि उस समय था। तो जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूँ कि बुद्धि परीक्षण कर लिया जाता है और ये टीचर ही करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है रुझान परीक्षण, कि अमुक विद्यार्थी का जो है रुझान किस तरफ है किस तरफ नहीं है, इस बात का भी जो पता ये शिक्षक को होता है। और परीक्षण में जो है इसके द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक की जो अभिरुचि वो किस तरफ है। और इसके बाद है तीसरा नंबर अभिरुचि परीक्षण। इस परीक्षण में जानने का प्रयास ये किया जाता है कि बालक की अभिरुचि किस चीज़ में है, वो किस ओर जो है वो थोड़ा ज़्यादा झुकाव महसूस करता है, और किस चीज़ में वो संतुलित है और किस चीज़ में असंतुलित है, किस चीज़ में वो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता है और किस चीज़ को वो बेहतरीन तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता है। इसके बाद चौथा नंबर है व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट। और दोस्तों ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसके बारे में हम यही समझ सकते हैं कि इसी से पता चलता है कि कौन लड़का आगे जाके भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं बनेगा, एक चोर बनेगा या फिर एक अच्छा लड़का बनेगा। फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और आज फिर से मिला है तो फिर से इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फिर पांचवा नंबर है उपलब्धि परीक्षण। और उपलब्धि परीक्षण में जो है क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या हासिल कर सकता है, उसकी संभावनाएं क्या क्या हैं, ये इसमें परीक्षण किया जाता है। इसकी प्रविधियाँ क्या है, तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। प्रविधियों को भी, निर्देशन के जो है परीक्षण तो हम देख लिए, अब प्रविधियों को देख लेते हैं। प्रविधियों में जो आता है पहला नंबर कथा संबंधी प्रविधि यानी एनकोडोटल टेक्निक। शिक्षार्थी के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए उसके जीवन से संबंध विभिन्न सभी सार्थक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, और इसी पृष्ठभूमि में बालक को शिक्षा संबंधी निर्देशन दिया जाता है। दूसरा नंबर है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि द्वारा जो है शिक्षार्थी के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, और ये परिवार से लेकर और बहुत सारे लोग जो हैं ये जो है इसमें जुड़ सकते हैं। तीसरा नंबर है साक्षात्कार विधि, यानी 1 to 1 डायरेक्ट जो है सामने सामने जब होता है तो फिर वहाँ पे बेहतरीन तरीके से पता चल जाता है। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं परामर्श यानी काउंसलिंग के बारे में। हालांकि इसी सेमेस्टर में जो है हमें काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ना है या फिर साइकोलॉजी ऑफ काउंसलिंग पढ़ना है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आई थिंक उसको जो है अगले महीने में चालू करेंगे, लेकिन इसके बाद जो है हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान 10 से 12 दिन में कंप्लीट करने के बाद ही उसको चालू कर पाएंगे। परामर्श या परामर्शन का तात्पर्य जो है संयुक्त खोज की प्रक्रिया से है, जिसमें एक और व्यक्ति होता है जिसको परामर्श दिया जाता है, और दूसरी ओर वह प्रशिक्षित या सक्षम व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को अपनी क्षमता को समझने तथा उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा इस मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को जो है दूर करने का उपाय बतलाता है। रेवर ने कहा है कि परामर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करने, भविष्य के लिए योजना बनाने आदि संबंध, साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन, उपदेश आदि की जो है अनेक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। परामर्श की विशेषताएं क्या है, इसका स्वरूप क्या है, आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि परामर्श एक लंबी प्रक्रिया है जो परामर्श देने वाले जो है स्वार्थी तथा जो है परामर्शदाता के बीच यानी जो है काउंसलर उसके द्वारा जो है घटित होता है। दूसरा नंबर है परामर्श का संबंध जो है साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन, उपदेश आदि से संबंध प्रक्रियाओं से होता है। तीसरा नंबर है कि परामर्श में घटित होने वाली इन परीक्षाओं का उद्देश्य सेवार्थी समस्याओं के समाधान में मदद करना, भविष्य के लिए उपयुक्त योजना बनाना होता है। चौथा नंबर है जो परामर्शदाता वैवाहिक समस्याओं, औसत दुरुपयोग, सामुदायिक समस्याओं आदि के समाधान में सहायक होते हैं, वह नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं। और पांचवा नंबर है परामर्श की जो है इस लंबी प्रक्रियाओं में कई तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे बुद्धि परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण, चिंता परीक्षण आदि का उपयोग किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सेवार्थी की जो है समस्याओं के स्वरूप और कारणों को समझना और उसके निदान हेतु जो है उपयुक्त सलाह
देना। इसके बाद परामर्श के तत्व क्या क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है परामर्श का पहला तत्व है कि इसमें जो है दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक को सेवार्थी और दूसरे को परामर्शदाता कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर है परामर्श का लक्ष्य, यानी इसका लक्ष्य जो है सेवार्थी की समस्याओं के समाधान में मदद करना है और भविष्य में स्वतंत्र रूप से समान जीवन जीने लायक बनाना है। तीसरा नंबर है परामर्श एक व्यावसायिक कार्य है और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने जो है परामर्श के निम्नलिखित जो है कुछ तत्वों का उपयोग किया है। इसमें पहला है रागात्मक संबंध, यानी परामर्श का जो है मुख्य तत्व है सेवार्थी और सलाहकार के बीच रागात्मक संबंध। जितना ज़्यादा जो है वो संबंध मजबूत होगा, सफल होगा, परामर्श के सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। दूसरा नंबर है संचार। भैया संचार अगर होगा ही नहीं तो कैसे होगा काम, बातचीत तो होगा तभी तो समस्याओं का समाधान होगा ना। फिर इसके बाद है तीसरा नंबर योग्यता। परामर्श का एक तत्व या घटक जो है योग्यता से है। जब अपने व्यवसाय से अपेक्षित योग्यता रखता है कोई व्यक्ति तो फिर वो अपने व्यवसाय में ज़्यादा सफल हो सकता है और आत्मविश्वास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर उसमें सफल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बाद है परामर्श के सिद्धांत क्या क्या है, आइए और इसको देख लेते हैं। पहला है समर्पण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो है परामर्श सेवार्थी के जो है स्वनिर्देशन और आत्मसिद्धि पर समर्पित होता है। दूसरा नंबर है सूझ का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग में सूझ का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है परामर्श की सफलता जो है सेवार्थी में अपने समस्याओं के सूझ जागरूकता के लिए जो है विकसित होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तीसरा नंबर है पर्यावरण की जो है समझदारी का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है सेवार्थी में जो है समस्याओं के समाधान के लिए जानना आवश्यक है कि उसमें आत्मन या फिर अपने पर्यावरण के बीच जो है संबंध की साझेदारी रखता हो। और चौथा नंबर है विधि ज्ञान का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है यह इस वास्तविकता पर बल देता है कि परामर्श की विधि का चयन जो है सेवार्थी की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। और पांचवा नंबर है निरोध तथा उपचार का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार परामर्श में जो है निरोध तथा उपचार दोनों शामिल होते हैं। और विरोध में जो है सेवार्थी स्वेच्छा से उत्पन्न होने वाली जो है समस्या या फिर परिस्थितियों से अपना बचाव करता है, और उपचार में वो अपने परामर्शदाता द्वारा बताए गए उपायों पर अमल कर अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इसके बाद परामर्श का उद्देश्य क्या है, आइए और इसको हम देख लेते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं क्या क्या है। पहला नंबर है सेवार्थी की समस्या का पहचान करना। दूसरा नंबर है सेवार्थी की समस्या से संबंध संगत सूचनाएं प्राप्त करना। तीसरा नंबर है सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच जो है विश्वास स्थापित करना। चौथा नंबर है सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच जो है पारस्परिक समझ को विकसित करना। पांचवा नंबर है सेवार्थी को अपनी योग्यताओं, मनोवृत्तियों, अभिरुचियों को समझना तथा जो है व्यक्त करने में मदद करना। छठा नंबर है शैक्षिक तथा व्यावसायिक पसंद की योजना बनाना। सातवां नंबर है सामाजिक कौशलों तथा सामाजिक परियोजनाओं को विकसित करना। परामर्श के प्रकार क्या क्या आइए और उसको देख लेते हैं। पहला नंबर है निर्देशात्मक जो है परामर्श, यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग। इस परामर्श को परामर्शदाता केंद्रित परामर्श कहते हैं। इसमें कई चरण शामिल होते हैं। पहले चरण में वो अपने सेवार्थी के संबंध में साक्षात्कार अथवा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सेवाएं हासिल करता है, और इस प्रकार के परामर्श के आधार पर जो है सिगमंड फ्रायड का जो है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा आता है। दूसरा नंबर है अनादेश परामर्श। इस प्रकार के परामर्श को जो है सेवार्थी केंद्रित परामर्श भी कहते हैं, और इसमें परामर्शदाता की अपेक्षा जो है सेवार्थी से अधिक सक्रिय रहता है, और साधारण रूप से नियंत्रित परिस्थितियों में सेवार्थी को पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने इच्छित व्यवहारों की अभिव्यक्ति करे। और इसके बाद जो है तीसरा नंबर है विभिन्न दर्शनाग्रही परामर्श। इस परामर्श विधि के में जो है वास्तव में निर्देशात्मक परामर्श तथा जो है अनादेश परामर्श का जो है सम्मिलित रूप है, और परामर्शदाता जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार इन विधियों का उपयोग करता है। और रेबर के अनुसार जो है 2001 में उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए यह विधि जो है ये काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है।
इसके बाद है कि परामर्श की आवश्यकता या फिर जो है महत्व क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए, दूसरा नंबर है शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, तीसरा है विद्यालय पर्यावरण को उन्नत बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को उन्नत बनाने के लिए, चौथा नंबर है विद्यालय उपद्रव और अनुशासनहीनता से जो है समाधान के लिए, क्योंकि विद्यालय में काफ़ी ज़्यादा उपद्रवी बच्चे होते हैं तो वहाँ पे परामर्श की जो है थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए, और छठा नंबर जो है ये है पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए, सातवां नंबर है नैदानिक समस्याओं के समाधान के लिए, आठवां नंबर है उपयुक्त व्यवसाय के चयन के लिए ज़रूरत होता है। परामर्शदाता की भूमिका क्या क्या होती है, आइए देख लेते हैं। पहला है परिवार में, तो परामर्शदाता की जो है पारिवारिक वातावरण में देखा जा सकता है इसकी भूमिका को। और परामर्शदाता जो है माता पिता को सलाह देता है कि उन्हें अपने बच्चों की जो है शिक्षा की व्यवस्था उनकी रुचि मनोवृत्ति के अनुकूल करना चाहिए और उनकी जो है शिक्षा में सहभागिता को रखना चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट ये है विद्यालय में, और परामर्शदाता की जो है भूमिका ये विद्यालय में रखी जाती है कि विद्यालय का वातावरण कैसा हो और जलवायु किस तरह की होगी जिसके चलते जो बच्चों का जो विकास है वो उन्नत रूप से हो सके। तीसरा है समुदाय में, सामुदायिक माहौल में भी जो है परामर्श की भूमिका स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और एक समुदाय में जो है विभिन्न समस्याओं के समाधान में जो है विभिन्न विश्वास और आवश्यकताओं धर्मों के जो है लोग रहते हैं तो उनके बीच संघर्ष होने की संभावना जो है अधिक रहती है, जिसके चलते वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद चौथा नंबर है उद्योग में, तो उद्योग में तो भाई ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी परामर्शदाताओं की। और सामान्य अस्पताल में भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है और मानसिक चिकित्सालय में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि मानसिक चिकित्सालयों में जो है रखे गए रोगियों के लक्षण की पहचान उपचार आदि के संदर्भ में जो है परामर्शदाता की भूमिका अपेक्षित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है, ताकि अनुकूल शिक्षा संभव हो सके। और निदान गृह क्लिनिक में भी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। इसके बाद जो है परामर्श में उपयोग होने वाली जो है कुछ विधियाँ हैं, तो विधियों का उपयोग तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब आइए जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहला नंबर होगा कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यताओं आवश्यकताओं तथा जो है साधनों की जो है कमी को समझने तथा उसके अनुकूल जो है अपने आप को भविष्य जीवन के लिए तैयारी करने में मदद मिलती है, ताकि अपने समाज के अंदर समाज में वह समायोजित हो सकें। दूसरी ओर परामर्श दो व्यक्तियों के बीच जो है आमने सामने का संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक व्यक्ति जो है अर्थात परामर्शदाता इस संबंध में अपनी जो है विशिष्ट योग्यताओं की सहायता से जो है दूसरे व्यक्ति अर्थात सेवार्थी को जो है अपने सामर्थ्य तथा वर्तमान एवं संभावित भविष्य को के रूप में जो है उनके मदद करता है। दूसरा नंबर है स्वरूप के बीच में अंतर, तो निर्देशात्मक संप्रत्यय से जो है परामर्श का संप्रत्यय जो है अपने दृष्टिकोण के स्वरूप से जो है भिन्न है, और निर्देशक का स्वरूप जो है अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। और दूसरी ओर जो है परामर्श का स्वरूप है वो सक्रिय होता है जब तक कि पूरा तरह से व्यक्ति अभियोजित ना हो जाए। इसके बाद तीसरा नंबर है उद्देश्य में अंतर, तो भाई सीधा सा बात है कि निर्देशन का उद्देश्य है कि व्यक्ति को अपने आप में समझने समस्याओं को उपयोग करने और उसकी समस्या के संबंध में जो है स्वयं निर्णय करने और स्वतंत्रता रूप से जो है लाभकारी जीवन बिताने में सहायता किया जाता है। दूसरी ओर परामर्श का जो है लक्ष्य ये समस्याओं द्वंद्वों और समस्याओं का जो है समाधान करना, उनकी अपनी योग्यताओं मनोवृत्तियों और अभिरुचियों से अवगत करना, जीवन की जो है आपत्तियों का सामना करने में मदद करना होता है। कार्य क्षेत्र में भी इनका अंतर होता है, और परामर्श का क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत सीमित होता है, जबकि परामर्श निर्देशन का कार्य क्षेत्र जो है सीमित होता है, और वहीं जो है परामर्श का कार्य क्षेत्र जो है ये जीवन के सभी पक्षों में की जाती है, जैसे कि योग्यताओं या फिर अक्षमताओं व्यक्तिगत पारिवारिक शैक्षणिक और व्यावसायिक इन सब में उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है
निर्देशन एवं परामर्श को जो है प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं या फिर सिफारिशें जो है दी गई हैं, जिसमें जो है निर्देशन ब्यूरो की स्थापना करना है, संगत साहित्य की जो है ज़रूरत पड़ जाती है इसमें उपलब्ध कराने के लिए। और इसके अलावा जो है क्योंकि टीचर काफ़ी ज़्यादा उनको पता नहीं होता है ज़्यादा, तो अगर वो इन चीज़ों का वो अध्ययन करें तो ठीक है। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय है और इसका कार्यक्रम की जो है शुरुआत जो है ये प्राथमिक विद्यालय के स्तर से किया जाएगा तब बेहतर होगा। इसके बाद उच्च विद्यालय में तो करना ही करना है और मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना करके हम इन चीज़ों के बारे में बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर निर्देशन और परामर्श। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, गाइडेंस और काउंसलिंग। फिर आते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।